नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। नेपाल में बार बार भूकंप किसी बड़ी आपदा की चेतावनी तो नहीं है। अर्थ साइंस के वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ गई है। बार बार भूकंप आने से हिमालयी क्षेत्र में बड़े खतरे का डर सता रहा है। साइंस के वैज्ञानिक नए भूकंप केंद्र बनाने की भी आशंका जता रहे हैं। इस पर भूकंप की तीव्रता अधिक होने और उसका केंद्र हमारे करीब होना तय है। 3 दिन के अंतराल पर भूकंप के 2 झटकों ने अर्थ साइंस के वैज्ञानिकों की भी चिंता बढ़ा दी है। बार बार आ रहे भूकंप से बड़े विनाशकारी आपदा की आशंका बढ़ गई है। इस भूकंप का केंद्र भी बदला हुआ है और उत्तराखंड के नजदीकी हिस्सों में है। आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के प्रोफेसर जावेद मलिक का कहना है कि इस बार का भूकंप 2015 के आए नेपाल के भूकंप के झटकों का हिस्सा नहीं है। ये नए भूकंप की चेतावनी हो सकती है। प्रोफेसर मलिक ने बताया कि 3 नवंबर को नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता को भारत के जियोलॉजिकल सर्वे संगठन ने 6.4 मैग्नीट्यूड का बताया था, लेकिन अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने 5.7 मैग्नीट्यूड माना है। दोनों के आकलन में तीव्रता का बड़ा अंतर है, लेकिन जिस तरह का भूकंप 3 नवंबर को आया उसके झटके कानपुर तक लोगों ने महसूस किए। सोमवार के भूकंप का भी झटका महसूस हुआ है। इससे भूकंप की तीव्रता अधिक होने और इसका केंद्र हमारे करीब होना तय है। चिंता इस बात की है कि भूकंप बार बार क्यों आ रहे हैं। कहीं यह किसी बड़े भूकंप की चेतावनी तो नहीं है, क्योंकि इस बार भूकंप नेपाल के उस पूर्वी क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं जहां 2015 में आए थे। इस बार इनका केंद्र नेपाल के पश्चिमी हिस्से में बना हुआ, जो उत्तराखंड और कुमाऊं क्षेत्र के निकट है। भूकंप केंद्र बदले होने से स्पष्ट है कि यह भूकंप 2015 के बड़े भूकंप के बाद प्लेटों के अपने को व्यवस्थित करने के संबंधित आफ्टर शॉक नहीं है। इससे पहले साल 1505 में उत्तराखंड में लगभग 8 मैग्नीट्यूड का विनाशकारी भूकंप आया था। तब से अब तक इतना बड़ा भूकंप नहीं आया है। इस कारण हिमालयी क्षेत्र में आशंका सबसे ज्यादा बनी हुई है। भूकंप की आशंका को लेकर देश में 5 भूकंप जोन बनाए गए हैं। सबसे खतरनाक जोन है जिसमें कच्छ, अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत आसपास के अन्य राज्य व शहर के इलाके हैं, जबकि जोन 2 के सबको सबसे सुरक्षित माना गया। इसमें भोपाल, जयपुर, हैदराबाद समेत आसपास के अन्य शहर शामिल हैं। कानपुर जोन 3 में शामिल है। अगर 7.5 मैग्नीट्यूड के आसपास का भूकंप आता है तो कानपुर को भी झटका लग सकता है। जोन 3 में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, सोनभद्र, चंदौली समेत आसपास के अन्य क्षेत्र आते हैं, जबकि जोन 4 में बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, गाजियाबाद, रुड़की, नैनीताल, लखीमपुर समेत अन्य तराई वाले क्षेत्र आते हैं। पृथ्वी में सतह की गहराई में टेक्टोनिक यूरेशियन प्लेट है जो पृथ्वी का आकार संभाले हुए है। जमीन के अंदर बढ़ते दबाव से प्लेटों में टकराव बढ़ता है। भारतीय प्लेट हर वर्ष 15-20 मिलीमीटर चीन की ओर खिसक रही है। इसको खिसकने से जो ऊर्जा निर्मित होती है वो जमीन से बाहर आती है, तो भूकंप की स्थिति बनती है। वैज्ञानिकों की माने तो जमीन के नीचे प्लेटों का टकराव पिछले 50 मिलियन साल से हो रहा है। विनाशकारी भूकंपों के आने से पहाड़, झील व नदियों का निर्माण भी होता है। आईआईटी कानपुर की चेतावनी से कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। वैसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में बड़ा भूकंप आने वाला है। डॉक्टर वीके जोशी जी, एक्स डायरेक्टर जीएसआई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश सविता हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। और सुरेश जी, क्या कुछ सबसे पहले तो जानकारी, आईआईटी कानपुर ने जो चेतावनी जारी की उससे कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जरूर बन गया। जी यसी आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर में 1-1.5 महीने के अंदर 2 से 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, तो इससे ये साफ साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बड़े भूकंप आने की आशंका तो नहीं है। और आज आईआईटी प्रोफेसर जावेद मलिक जी ने जिस तरीके से लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी और एक आशंका जताई है कि
बड़ा भूकंप भी आ सकता है। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए ऐसी जी, मैं सबसे पहले उन लोगों की बात करूंगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी जो ऑफिशियल्स बिल्डिंग बनी हुई है वहां पर जॉब करते हैं, जो बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं। होता क्या है ऐसी जी, जब इस तरीके का भूकंप आता है तो लोगों में काफी हड़बड़ाहट पैदा हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन पैदा हो जाती है, जिसमें लोगों में इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है, इतनी ज्यादा परेशानियां हो जाती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो ऐसे समय में यदि ऐसा कुछ होता है, ईश्वर ना करे कि ऐसा कुछ हो, यदि ऐसा कुछ होता है तो लोगों को संयम और सतर्कता बरतनी चाहिए। लोगों को इत्मीनान और आराम से अपने अपने घरों से नीचे उतरना चाहिए। लिफ्ट का प्रयोग जितना कम से कम हो सके भीड़ बनाकर करें, और जीने का प्रयोग कर ज्यादा से ज्यादा लोग आराम से उतरें। आसपास अपने क्षेत्रों में देखें जहां पर बड़े पार्क हो, बड़े ग्राउंड हो, जहां पर बिजली के तार ना हो, जहां पर कोई बहुत ज्यादा पेड़ पौधे ना हो, ऐसे ग्राउंड में लोग जाकर एकत्रित हों और इस माहौल की टलने का वेट करें। और जब ये माहौल टल जाए तो यशी जी अपने स्वच्छ तरीके से आराम से अपने घर को प्रस्थान करें। तो यशी जी ये एक तरीका। लेकिन आपको बता दें इस तरीके से बार बार भूकंप आना कहीं ना कहीं खतरे का संकेत बना हुआ है। और आईआईटी से जो ये आज दिया गया है संदेश, तो इसमें हम लोग को घोर विचार करना चाहिए और लोगों को इसमें यशी जी सतर्क रहना चाहिए। जी ठीक है सुरेश, वापस आएंगे आपके पास। डॉक्टर वीके जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीके जोशी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से के न्यूज़ चैनल पर। वीके जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें जिस तरीके से नेपाल में भूकंप के झटके और भूकंप ने जो तबाही मचाई, इसका असर कानपुर में भी महसूस किया गया, दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए, अन्य कई राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और मुझे लगता है कि इस बार बैक टू बैक काफ़ी ज़्यादा भूकंप के झटके, और कई बार आपको पता चला, कई बार आपको नहीं पता चला, लेकिन हमें हर बार ये कहीं ना कहीं अंदाज़ा ज़रूर इस बात से लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ स्टडी की गई है इस पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में भविष्यवाणी करना असंभव है। केवल कयास लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इधर हाल में छोटे छोटे भूकंप कम गहराई में कई सारे आ रहे हैं एक के बाद एक। इससे एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कहीं ये किसी बड़े भूकंप की वार्निंग तो नहीं है। दोनों बातें हो सकती हैं। बड़े भूकंप के पहले ऐसे अर्थक्वेक आते हैं छोटे छोटे, और कई बार बड़े भूकंप के बाद भी आफ्टर शॉक आते हैं। अब हिमालय जोन की अगर हम बात करते हैं तो 1905 में कांगड़ा में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। उसके बाद से उतना बड़ा अर्थक्वेक अभी हाल के पिछले 100 साल से भी ज़्यादा हो गए नहीं आया है। और काफ़ी स्ट्रेस वहाँ डेवलप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, जिसके बारे में भविष्यवाणियाँ पहले से की जा रही हैं। जैसे कि प्रोफेसर खड़ग सिंह बल्दिया ने करी थी, रॉकर विलियम्स ने करी थी, कि हिमालय के जो ये क्षेत्र है जहाँ पर कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, यानी सेंट्रल कुमाऊं का रीजन जिसको कहते हैं, या सेंट्रल गढ़वाल का रीजन, इस रीजन में बड़े भूकंप आने की आशंका सबसे ज़्यादा है। तो साहब ये तो एक अनुमान की बातें हैं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इन क्षेत्रों में निर्माण के ऊपर ख़ास ध्यान रखा जाए। जिस तरह से निर्माण अंधाधुंध हो रहे हैं, वो भूकंप को खुद आमंत्रण तो नहीं दे रहे, लेकिन भूकंप की स्थिति में नुकसान जान और माल दोनों का बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। भूकंप से बचाव का एक बहुत बड़ा वो है कि जो भी निर्माण हो रहे हैं उसको रेगुलेट किया जाए, सख्ती के साथ रेगुलेट किया जाए। ठीक है जोशी साहब, देखिए एक चीज़ और निकल कर आई कि जोन अलग अलग जोन में बांटा गया है। पहले जोन में सबसे ज़्यादा खतरा उत्तराखंड, अंडमान निकोबार और गुजरात का कक्ष ये इंक्लूडेड है। अगर हम बात करें तो अगर उत्तराखंड में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, उत्तराखंड में तो लास्ट टाइम जो तबाही हुई थी 2013 की आपदा, वो सबसे ज़्यादा उसने प्रभावित किया था, इफेक्ट किया था। अब ऐसे में अगर ये भूकंप के झटके बहुत तेज़ी से अगर आते हैं और ये भूकंप की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ही हमें। अगर हम बात करें तो ये जो केंद्र अब माना जा रहा है कि नेपाल के पश्चिमी तरफ है, इसका क्या लॉजिक है? ये क्या साइंटिफिक तरीका है इस बात का जानकारी देने का कि अगले टारगेट ये जोन में होंगे? देखिए, अभी तो ये अनुमान की ही बात है, लेकिन
कई सारे छोटे छोटे केंद्र एक एक क्षेत्र में डेवलप हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वहां पर ही कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ। तो ऐसे में ये एक अनुमान है कि ये जो क्षेत्र अभी जिसकी हम बात चर्चा कर रहे हैं, इस क्षेत्र में सबसे अधिक मारक भूकंप आ सकता है। लेकिन ये बार बार कहने से, लोगों में डर फैलाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन लोगों को अपने निर्माण पर खुद ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, जो विकास प्राधिकरण है उनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि अनागृतिक निर्माण न हो, और जो भी निर्माण हो वो भूकंप रोधी निर्माण हो। ऐसा शायद हो नहीं रहा है। हाँ जोशी साहब, ये कंफर्म करना चाहूंगी कि ये जो निर्माण बहुत तेजी से हो रहे हैं, जैसे कि आपने खुद ही कहा, आपने कहा ये बुलावा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्षतिग्रस्त ज़्यादा पहुंचेगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर निर्माण ज़्यादा होंगे और उसके बाद जब अगर भूकंप आता है तो स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो सकती है। लेकिन ये कंट्रोल हो नहीं रहा है। अब हम देख रहे हैं कि घर बनते ही चले जा रहे हैं। अगर मैं उत्तराखंड की भी बात करूं तो उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद भी जो एक क्राइटेरिया है कि आप इतने खंड से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, उसके बावजूद भी बनाए जा रहे हैं। और इसका नतीजतन हम वहाँ देख रहे हैं कि जोशीमठ में बहुत बुरा हाल हुआ है, दरक रही हैं, दरारें आ रही हैं। ये सब जो क्लाइमेट में चेंज और ये जो बदलाव हो रहे हैं, आपको लगता है कि अब हमें कहीं ना कहीं अपने रूटीन में चेंज लाना पड़ेगा, जो कि अब बहुत ज़रूरत हो गई है। अदरवाइज हम ऐसी आपदाओं से आए दिन घिरते रहेंगे, चाहे वो बाढ़ का आना हो, साइक्लोन का आना हो, या फिर ऐसे भूकंप के झटकों का आना हो। देखिए, जहां तक सवाल है बाढ़ का या भूस्खलन का, ये सबके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, और वो क्षेत्र अच्छी तरह से चिन्हित है जहां पर कि भूस्खलन से बहुत ज्यादा नुकसान होने का डर है, जैसे अभी आपने नाम लिया जोशीमठ का। लेकिन भूकंप एक ऐसी आपदा है जिसके बारे में भविष्यवाणी करना असंभव है, केवल कयास लगाए जा सकते हैं। इस समय का अनुमान यही लग रहा है कि उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी तो चर्चा हो रही, क्योंकि भूकंप आ रहे हैं, हर आए दिन भूकंप आ रहा है, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। थोड़े दिन का गैप हो जाएगा, हम फिर भूल जाएंगे, फिर अंधाधुंध निर्माण करेंगे। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ देहरादून का। देहरादून में माइक्रोसेस्मिक जोनेशन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत डिटेल में किया है, जिसमें कि साफ साफ बताया गया है कि किस क्षेत्र में कितने मंजिल की इमारत बन सकती है। जिस क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, जहां पर की एक मंजिली इमारत से ज्यादा का निर्माण अलाउड नहीं है, वहां पर 10-10 मंजिल के होटल बन गए, 10-10 मंजिल के रिहायशी फ्लैट बन गए हैं। तो ये तो सारी चेतावनियों को आपने तथा बता दिया है। अब इसमें हम किसको दोष देंगे, क्योंकि जो जिसने अभी बनाया है किसी व्यापार के नियत से ही बनाया है, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे ये तो समय बताएगा। कैसे, मैं ये भी जानना चाहूंगी जोशी साहब की, कैसे आकलन किया जाता है? आपने जब कहा कि भविष्यवाणी करना असंभव है, उसके बावजूद भी ये आकलन हम कैसे करते हैं, किन बिहाफ पे हम ऐसी बातें निकल कर आ रही? लगातार इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से धरती के अंदर के कंपन को नापा जा रहा है लगातार। पहले बहुत से भूकंप का हमको पता ही नहीं चलता था, क्योंकि हमारे पास भूकंप का आकलन करने के इतने स्टेशन नहीं थे। अब नंबर ऑफ स्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमको जगह जगह से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अभी आज ही मैं देख रहा था कहीं कि उत्तराखंड में भी एक ऐप लॉन्च किया गया है भूकंप के विषय में। जाहिर ऐप तभी लॉन्च होगा जब वहाँ भूकंप के आकलन के स्टेशन की संख्या बढ़ जाएगी। कितने स्टेशन इस समय है इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि स्टेशन की संख्या बढ़ गई है, इस वजह से ही भूकंप के बारे में इतनी जानकारी हमको रोजाना प्राप्त हो रही है। तो जब देखिए, तो एक तरह से आपने एक मरीज को आईसीयू में भर्ती किया है, जहां पर कि सारे तरह की मशीनें उसके लगे हैं, और डॉक्टर ये बता सकता है कि इसको हार्ट अटैक होने का खतरा है। सारे संभावनाएं हार्ट अटैक होने की हैं, और उसका उपचार करता है। वही हालत है, भूकंप आने का खतरा है, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन आगे भूकंप से नुकसान न हो, इसके लिए भूकंप रोधी निर्माण जरूरी है। जो बहुत सारी बिल्डिंग्स जो कि टूटने की कगार पर है, भूकंप से खतरे में है, उनको रेट्रोफिटिंग के द्वारा उनको मजबूत किया जा सकता है।
ऐसी दुनिया में कई क्षेत्र हैं जहां की रेट्रोफिटिंग से पुरानी हिस्टोरिकल इमारतों को मजबूत किया गया है। उत्तराखंड में इस तरह के कदम उठाने की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है। सुरेश, अगर हम बात करें, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें वीके जोशी साहब ने बताई और उन्होंने कहा कि ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, और ऐसी बातें करके हम लोगों को कहीं ना कहीं डरा भी रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि भूकंप जो है उसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। ये जो आकलन हो रहे हैं, भूकंप आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, और ये कितना नुकसान करेगा, ये तमाम चीज़ें तो हैं ही। लेकिन क्या आपने यहाँ पर लोगों से बातचीत की है, इसको लेकर उनका क्या माइंडसेट है, कितना मेंटली प्रिपेयर है इन सब चीज़ों को लेकर भी? साथ ही साथ ये जो जावेद मलिक जी की आईआईटी कानपुर, चूँकि कानपुर में ही जावेद मलिक जी ने आईआईटी कानपुर से ही के प्रोफेसर, उन्होंने ये बात कही, तो ये कम से कम कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। तो इस स्टेटमेंट के बाद क्या कुछ लोगों का रुख है? देखिए यशी जी, आपको मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, कानपुर में 2-3 बार भूकंप आने से लोगों में डर जो माहौल था वो तो पहले से ही बना हुआ था, ना कि अभी से। लेकिन इस तरीके का जो बयान आया है जावेद जी का, जो आईआईटी प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बात बोली है, तो कहीं ना कहीं यशी जी इस बात पर विचार और विमर्श भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम किसी की कुछ चीजों को हल्के में लें और वो चीजें भारी हो जाएं, और जो चीजें भारी हो जाती है तो नुकसान बहुत ज्यादा होता है। मैं वीके मलिक जी की एक बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ, जैसे कि उन्होंने बोला कि उत्तराखंड साइड लोगों को जो घर बनाने की जो तरीके हैं उस तरीके से बनाइए, ना कि ऐसा नहीं कि हादसा आने वाला है तो हम सुधर गए, हादसा टल गया तो हम फिर से बिगड़ गए और हमने फिर से 4 मंजिल तान ली। आप बिजनेस करिए, बिजनेस करने के लिए ना ही सरकार मना करती है ना ही कोई मना करती, लेकिन उस बिजनेस को ऐसा मत बनाइए कि किसी की जान पर आ जाए। और अगर जैसे हम लोग बात करें कानपुर की, तो कानपुर में इस तरीके का अभी लोगों में माहौल बना हुआ है कि लोग डरे हुए हैं। और जो सबसे ज्यादा डर देखा गया है यसी, वो इस समय जो ऊंची बिल्डिंगों में रह रहे हैं उन लोगों में देखा गया है, और उन लोगों में एक जो बात करने का माहौल है वो डर का बन चुका है। क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि रात में हम सोए हुए हों और अचानक से भूकंप आ जाए तो हमको क्या करना है। तो मैं अपने प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से सिर्फ यही बताना चाहूंगा और यही कहना चाहूंगा कि आप लोग डरे नहीं। देखिए, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सब लोग एकजुट होकर आराम से अपने घरों से नीचे उतरिए, एक ऐसी जगह, एक ऐसा सुझाव करिए कि जहां पर सब लोग एकत्रित हों और इस दुखद पल की टलने की कोशिश करें। और जब ये दुखद पल टल जाए तो अपने अपने घर में फिर से प्रवेश करें। जी ऐसी वीके जोशी से मैं बचपन से एक बात सुनती आई हूँ कि कानपुर में भूकंप बहुत ज़्यादा नहीं आ सकता, या कानपुर में भूकंप की तीव्रता कभी भी इतनी नहीं होगी कि वो ज़्यादा हार्मफुल लोगों के लिए हो। इज इट ट्रू? क्या ऐसा हो सकता है? जी। और इसका कारण क्या है? ऐसा है कि कानपुर और लखनऊ ये दोनों इंडो गैंजेटिक एल्यूवियम में स्थित है, यानी कि बहुत मोटा रेत का गद्दा इन दोनों शहरों में, इस क्षेत्र में बिछा हुआ है, जो कि भूकंप के झटकों को अपने अंदर झेल लेता है, बिल्डिंग को खतरा नहीं होता। लेकिन अभी जो भूकंप आ रहे हैं और जिनका कि एपिसेंटर काफी नजदीक है, ऐसे में अगर ज्यादा बड़ा भूकंप आ गया तो एक खतरा होता है जो गुजरात में हो चुका है 2001 में, वो ये कि काफी गहराई में रेत गर्मी के मारे पिघल जाती है, लिक्विफैक्शन उसको कहते हैं। तो अगर बिल्डिंग के फाउंडेशन के नीचे की रेता बालू एकदम पिघल गई तो बिल्डिंग नीचे धंस जाती है। गुजरात में यहाँ तक हुआ कि 27 मीटर की दूरी पर दो इमारतें थी, एक इमारत का फर्स्ट फ्लोर तक जमीन के अंदर धंस गया और दूसरी इमारत तो बिल्कुल निस्तनाबूद हो गई। तो इन सबसे बचाव के लिए भूकंप रोधी निर्माण तो जरूरी है ही है, साथ ही जो हाई राइज बिल्डिंग जितनी भी बनी है या बनने जा रही है उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना बहुत जरूरी है। तीसरे, लखनऊ जैसा शहर जहाँ की बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनका भी स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए और जरूरत हो तो उन ऐतिहासिक इमारतों को गिरने से बचाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। जी, विकी जोशी जी, जैसे कि कानपुर, लखनऊ ऐसे कुछ जगह हैं जिनको जोन 3 में रखा गया है, तो इस जोन 3 का क्या मापदंड है, क्या तीव्रता जोन 3 वालों के लिए, और कितना ज़्यादा तीव्रता जो है अब तक हम लोगों ने देखी है भूकंप की? देखिए, जोन 3 में अभी तक जो भी पुराने भूकंप आए हैं, पिछले आप 300 साल का अगर रिकॉर्ड ले लें तो ऐसा कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन तब इतनी आबादी भी नहीं थी, तब इतनी इमारतें भी नहीं थी। अभी डैमेज का खतरा इसलिए बढ़ गया है कि अगर
कम तीव्रता का भूकंप आया और निर्माण की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उस हालत में डैमेज हो सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे घरों में बालकनी होती है, लोग बालकनी को एक्सटेंड कर लेते हैं, चौड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। हाँ। जब भूकंप आता है तो सबसे पहले बालकनी टपकती है। अगर बालकनी असुरक्षित है तो घर में रहने वाले के लिए भी खतरा है और जो घर के बाहर नीचे जो लोग हैं उनके लिए भी खतरा है। जोशी साहब, मैं एक लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये कहीं ना कहीं अभी तक हमने जो बातचीत की आपस में, उसमें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आज के ये जो ह्यूमन नेचर में जो बदलाव आ रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या है। कहते हैं कि प्रकृति से अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं। मुझे लगता है आज हम लोग उसी अवस्था में हैं। देखिए, प्रकृति के साथ छेड़खानी तो करने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर आपने छेड़खानी करी और प्रकृति ने अपना बदला लिया तो आपको कोई बचा नहीं सकता। बिल्कुल। तो इस वक्त जरूरी है कि हम अपना विकास करें प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके। डेवलप इन हार्मनी विद नेचर, नॉट दैट कि वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द नेचर। हमें नेचर को कंट्रोल करने की सोचना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। आप चाहे दोनों, वो भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सुखा हो। हाँ जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए चर्चा में। और आज हम मुद्दे की बात में बात कर रहे थे कि कानपुर के आसपास के जो इलाके के जोन हैं उनको जोन 3 में रखा गया है। साथ ही साथ अलग अलग आकलन जो है इसमें आए हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर जावेद मलिक ने एक रिपोर्ट साझा की जिसमें उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भूकंप जो है उसका केंद्र अलग हो गया है और ये बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो ऐसे में ये लोगों की चिंता बढ़ गई है, लेकिन खुद को कैसे बचाव करना ये जानना जरूरी है और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो इसका ध्यान देने की भी जरूरत है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप